Very good morning students. How are you all? I hope you all are fine. तो स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। तो शुरुआत करते हैं अपने विषय की। जैसा कि हम लोग पिछली बार आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका का चैप्टर मेरे संग की औरतें पढ़ रहे थे, तो उसका हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था। अब आधे की हम शुरुआत करेंगे आज से। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये जो पाठ है वो महिलाओं पर केंद्रित है, उनके स्वभाव, उनके व्यक्तित्व पर। इसमें जो मृदुला गर्ग है लेखिका, उनके परिवार की जो भी महिलाएं हैं उनके स्वभाव, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है इस पाठ में। तो हम आगे इस पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो पेज नंबर हमारा 18 है उसमें जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में एक बार देखते हैं कौन कौन से शब्दार्थ आए हैं। तो पहला शब्दार्थ जो है वो है शब्दार्थ पृष्ठ संख्या 18। अब पहला जो है वो है गैर वाजिब। गैर वाजिब इसका अर्थ है अनुचित। दूसरा है जुस्तजू, इसका है तलाश या फिर खोज। तीसरा है अफरा तफरी। अफरा तफरी इसका अर्थ है हलचल होना। इसके बाद है जुगरफिया। जुगरफिया का अर्थ है ठिकाना या स्थान का पता। ठीक है, स्थान का पता। इसके बाद है पोखरिन। पोखरिन का अर्थ है पूर्वज। फिर है इत्मीनान। इत्मीनान इत्मीनान का अर्थ है तसल्ली। ठीक है, अब जैसा कि हमने जो पेज नंबर हमारा 18 है उसके शब्दार्थ देख लिए, अब इस पाठ की शुरुआत करते हैं हम। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। मतलब उनकी दादी की इच्छा थी कि उनकी बहू को जो पहला बच्चा हो वो क्या होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए। तो उनकी ऐसी मन्नत सुनकर भगवान को इतना वो हुआ, तो उन्होंने क्या किया, एक के बाद एक 5 कन्याएं धरती पर भेज दी। मतलब उनकी 5 कन्याएं हुई। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई। दीदार होता है दर्शन करना। तो कह रहे उन्होंने एक नामी चोर था जो कि घर में चोरी करने आ गया था। तो उनके जो किस्से हैं उनकी दादी के और उनकी जो चोर के जो किस्से हैं वो उन्होंने कई बार सुने हैं, तो उनके बारे में बता रही हैं वो। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात के दूसरे गांव गए हुए थे। बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे। मर्द होते हैं पुरुष। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। रत जगह होता है कि रात को जागरण करना। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। एक पर चोर थी बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। मतलब वो कह रहे हैं कि चोर की बदकिस्मती थी कि जिस कमरे में वो घुसा उस कमरे में जो दादी थी उनकी वो सोई हुई थी।
औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया होता है ना कि पता, स्थान का पता जो होता है, नक्शा दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन मतलब हमने पढ़ा पूर्वज, पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। कह रहे हैं कि बुढ़ापे की नींद कैसी होती है कि थोड़ी सी आवाज से ही खुल जाती है। तो कह रहे हैं कि उसकी थोड़ी सी आहट हुई, जो चोर है उसकी थोड़ी सी आवाज से ही क्या हुआ, जो माजी है उनकी नींद खुल गई। तो माजी बोलती है कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा, तसल्ली से पूछा। उन्हें लगा घर का कोई मेंबर होगा, घर का कोई सदस्य आया होगा, तो उन्होंने आराम से पूछा कौन? तो जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माजी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। जब तक माजी बिस्तर में के बराबर में टटोलकर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमरे में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसने सुनी थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। मतलब वो उन्होंने सुना हुआ था माजी के बारे में, तो वो इस घबराहट में सच कह गया कि मैं तो चोर हूं। अब आगे का देखते हैं। हुआ क्या? माजी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न उठाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। तो कह रहे कि मेरा जो धर्म है कि बिल्कुल जो लोटा है बिल्कुल साफ होना चाहिए, हाथ धोकर पानी भरना और छान कर पानी भरना। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? तो कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं उसके बराबर में धरे हैं, वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर को ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। पहरेदार होते हैं ना, जो चौकीदार होते हैं, उनको बोलते हैं। कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बूढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी भी रही। तो अब ये जो पाठ है इसमें जो शब्दार्थ है वो देखते हैं। अब जो शब्दार्थ है वो कौन कौन से हैं? पहला है अकबकाया। अकबकाया, इसका अर्थ है घबराया। घबराया। दूसरा है एहतियात। इसका अर्थ होगा सावधानी। तीसरा है भला मानुस। भला मानुस का अर्थ होगा भला मनुष्य। भला मनुष्य। इसके बाद है प्रकोप। प्रकोप का अर्थ होगा क्रोध। 5 5
फिफ्थ है हमारा नाहक। नाहक का अर्थ होगा व्यर्थ। ठीक है, तो पहला कौन सा है? अकबकाया। इसका अर्थ क्या हो गया? घबराया। एहतियात, सावधानी। भला मानुस, भला मनुष्य। मानुस का अर्थ होता है मनुष्य। प्रकोप, क्रोध। नाहक, व्यर्थ। अब जो इसके बाद हमारा है पेज नंबर 20 वो पढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, यह कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया। जश्न होता है ना कि जुलूस जो होता है कि उत्सव मनाना। जश्न मनाया गया तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जा रहा था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर अपने नाम के परम मित्र उनसे ज्यादा नाना थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़त भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदसतूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए। मतलब एक उपन्यास था जिसका नाम था ब्रदर्स कारामजो, वो उनको पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराब था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई काम पकड़ूं। मतलब उनको उस पाठ को पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आया, इतनी रुचि आई कि उन्हें लगा कि वो रोना ही भूल गई या फिर कोई और काम करना भी भूल गई। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। तब मुझे समझ नहीं आया। तब तक मैं जानती नहीं थी, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। मतलब उन्होंने कहा कि पूरा पाठ, मतलब पूरी किताब जो उपन्यास था मैंने पढ़ लिया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्यों? उसको कितनी बार उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन उसका जो एक अध्याय था जिसमें कि बच्चों पर अत्याचार किया जाता है, उसके बारे में था, तो उन्होंने उसको कंठस्थ कर लिया। मतलब बिल्कुल अच्छे से उसको याद कर लिया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां, वह कट गुलाब उपन्यास के कई अंश। मतलब ये सब उपन्यास उन्होंने पढ़े। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। मतलब उनकी माँ जी ने लीक सेट कर ये मन्नत मांगी, तो वो कह रही हैं कि मैं और मेरी जो 4 बहनें हैं वो कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं रही। मतलब उनके युग में क्या था कि जो लड़कियां थी उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था, कोई चाहता नहीं था कि लड़कियां हो। तो कह रहे हैं कि माँ जी के कारण ही ऐसा हुआ कि उन्हें कभी भी हीन भावना का शिकार होना पड़ा। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। मतलब जो पहली लड़की थी वो कौन थी? जो मृदुला गर्ग है लेखिका, उनकी बड़ी बहन, उसका नाम क्या था? मंजुल भगत। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मंजुल। लेखिका अवतार हुआ, अवतार का अर्थ होता है जन्म लेना। मंजुल भगत क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, मतलब मृदुला गर्ग जो लेखिका है वो थी। घर का नाम था
घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मतलब वो कह रहे हैं कि जो उनकी बड़ी बहन थी मंजुल भगत, वो भी लेखिका बनी, और जो दोबारा जो बने उनकी बेटी थी, दूसरी बेटी कौन थी, मृदुला गर्ग, वो भी लेखिका बनी। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोगापंथी होता है ना कि दिखावा करना, घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा। मतलब जो मृदुला गर्ग है उनसे छोटी जो बहन थी, उनकी तीसरे नंबर की जो लड़की थी, उसका नाम था गौरी, घर का नाम, और बाहर का नाम था चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब 4th-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। मतलब सब लोगों ने कहा ना कि आपका मन नहीं भरता जो लड़कियों के 2-2 नाम रखे। मतलब पहले ये मान्यता थी कि जितने नाम रखेंगे लड़कियों के उतने ही लड़कियां होंगी। तो जब उनके दिमाग में ये बात बैठ गई, तीसरी लड़की हो गई, तो उन्होंने क्या किया, जो 2 लड़कियां और हुई उनके एक एक ही नाम रखे, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, उसका नाम था राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। मतलब सबसे बड़ी, फिर उनसे छोटी मृदुला गर्ग, दोनों ने लिखने का कार्य शुरू किया। उसके बाद जो 2 बहनें थी उन्होंने लेखन कार्य नहीं किया। फिर उसके बाद जो उनकी बहन थी वो, उनका भाई, उन्होंने लिखना शुरू किया। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। मतलब कह रहे हैं कि वक्त के अनुसार वक्त बदलता गया। पहले हिंदी में लोग लिखते थे और उसका समय जब आया तो वो अंग्रेजी में लिखने लगी। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। मतलब समय। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि उनके ससुराल में कोई भी उनके लेखन कार्य से खुश था। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ा। खैर मैं अपनी नहीं, अब उन अदेवियों की बात करना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। 4थे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी घर पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे पे लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती, मतलब मना कर देती। इतनी तेज दोपहर में, बहुत तेज गर्मी। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है, मतलब राजशाही का प्रतीक है। जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इत्मीनान देने में भी परहेज था। स्कूल को जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई।
पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है वरना नहीं। तो कह रही है कि पहले मुझे समझाओ कि बीए पास करना क्यों जरूरी है, उसका इम्तिहान देना क्यों जरूरी है। यदि मुझे उसका कोई फायदा नजर आएगा तभी मैं इम्तिहान दूंगी वरना नहीं दूंगी। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे वगैरह वगैरह। मतलब कई तर्क दिए गए। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने कई उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे, मतलब जो रेणु थी वो सच बोलने में अपनी माँ से भी 2 कदम आगे थी। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तो मतलब कोई भी उसे इत्र देता है तो वो यही मजाक करती है कि मैं तो नहाती हूँ, कि जो नहीं नहाते उनको इत्र की जरूरत है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसमें उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे। मतलब वो शागिर्द होते ना, शिष्य की दूसरों को ज्यादा पढ़ाती थी तो उनके ज्यादा नंबर आते थे और उसे खुद के नंबर कम आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने आगे बात खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में हथियार डाल दिए। मतलब जो लड़का है उसको उसने कहा कि मैं जो सोच लेती हूँ वो करके रहती हूँ। तो जो लड़का है उसने पहली मुलाकात में ही हाँ कह दी। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर उसने पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचि नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। एक बात हमें एक सी रही। घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तो डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जब मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जो जी लो तो काफी है। वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अपनी मर्जी से जीने के लिए कि आप शादी को तोड़ो या तलाक लो, कुछ भी करो। अपने घर में रहकर भी अपनी मर्जी से हम काम कर सकते हैं। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे में रही जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। तो कह रहे कि मैंने शादी के बाद ऐसी जगह, मतलब ऐसा देखा कि उस स्थान पर वो गई कि वहां पे जो महिलाएं और पुरुष थे, शादीशुदा होने के बाद भी जब फिल्म देखने जाते तो अलग अलग जगह पर बैठते थे, मतलब एक साथ नहीं बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। मतलब जो औरतें अपने पति के साथ बैठने में शर्माती थी, उनके साथ नहीं बैठती थी, उन औरतों को उन्होंने क्या किया कि दूसरे पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र
पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। कहाँ? कर्नाटका के बागलकोट में। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की, मतलब जो होते हैं चर्च के बिशप होते हैं, उनसे दरख्वास्त होता है अर्जी लगाना, कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या दरख्वास्त की कि उनका जो मिशन है वो वहां पे एक सीमेंट कारखाना था, तो वो लोग आर्थिक सहायता कर दे, तो वो क्या करे, एक प्राइमरी स्कूल खोल लें। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल को छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों को न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय कर लिया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी। मतलब कौन कौन सी भाषाएं? अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़। कर्नाटक सरकार ने मुझे कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला पा गए। ख्यात मतलब प्रसिद्ध स्कूलों में। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन ने, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में, मतलब 1950 के लास्ट में, एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। इतनी तेज बारिश थी। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद जो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी, अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। जाहिर है कि रेणु के स्कूल के बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। उसने हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। मतलब जब इतनी तेज बारिश थी तो फोन की जो लाइनें थी वो भी खराब थी। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई, मतलब थोड़ी कम हो गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था, तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख के दंग रह गया, मतलब हैरान रह गया कि इतनी तेज बारिश में ये पैदल स्कूल आ गई। पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। सबने क्या कहा? कि हमने पहले ही कहा था कि स्कूल नहीं खुलेगा। तो उसने क्या कहा? स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इससे आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले, मतलब बिल्कुल सुनसान, कोई वाहन नहीं चल रहा था, कोई बाहर नहीं था, अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। मतलब उनकी सभी बहनों ने अलग अलग तरह से लीग से हटकर काम किया। तो ये जो पाठ हमने पढ़ा, इसमें जो उन्होंने बताया कि उनकी जो घर की महिलाएं थी, उनकी दादी, नानी, माँ और जो उनकी 5 बहनें, उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन का निर्वाह किया। मतलब जो उनकी परंपरा थी उनके अनुसार वो रही भी, और लीग से हटकर भी उन्होंने कार्य किया, और किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को एक, बोलते हैं ना कि प्रेरणादायक बनाया कि लोग उनसे कुछ ना कुछ सीखे। तो इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ लिया। अब जो इस पाठ में जो शब्द हैं, कठिन शब्द, उनको देख लेते हैं एक बार हम।
अब जो प्रश्न संख्या 20 है उसमें कौन कौन से शब्दार्थ आए हैं वो देखते हैं। पहला है दुर्योग। दुर्योग का अर्थ होगा बुरा प्रभाव। बुरा प्रभाव। दूसरा है तर्क। तर्क का अर्थ है कारण। तीसरा है मिराक। मिराक का अर्थ होगा मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी। चौथा है मोहलत देना। मोहलत देना इसका अर्थ होता है फुर्सत। पांचवा है गड़बड़। इसका अर्थ है आपस में घुलना। आपस में घुलना। अब देखें एक बार, दुर्योग का अर्थ क्या हुआ? बुरा प्रभाव, तर्क, कारण, मिराक, मानसिक बीमारी, मोहलत देना, फुर्सत, गड़बड़, आपस में घुलना। इसके बाद है जो पेज नंबर हमारा 21 है उसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। पेज नंबर 21 में आया आड़े करना, आड़े आना, सॉरी आड़े आना। इसमें होगा बाधा डालना। बाधा डालना। इसके बाद है पोंगापंथी। पोंगापंथी, सॉरी पोंगापंथी। इसका अर्थ हो गया ढोंग करने वाला। ढोंग करने वाला। फिर है घर घुस्सू। घर घुस्सू इसका अर्थ हो गया घर में घुसा रहने वाला। घर में घुसा रहने वाला। ठीक है। आड़े आना, बाधा डालना, पोंगापंथी, ढोंग करने वाला, घर घुस्सू घर में घुसा रहने वाला। अब जो पेज नंबर 22 है उसके देखते हैं। अब एक साथ ही देख लेते हैं। नतीज तन। नतीज तन इसका अर्थ होगा परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप। इसके बाद है फारिग। निश्चित। निश्चित। फिर है तरबतर। तरबतर इसका अर्थ होगा पसीने से तर। पसीने से तर। रुतबा। ओहदा। रुतबा, ओहदा या फिर इज्जत। ठीक है। नतीजतन का अर्थ क्या हुआ? परिणाम स्वरूप, फारिग, निश्चित, तरबतर, पसीने में तर, रुतबा, ओहदा या फिर इज्जत। इसके बाद है कुतर्क। कुतर्क का अर्थ होगा अनुचित तर्क। अनुचित तर्क। ये पेज नंबर 23 के हैं। शागिर्द। शागिर्द का अर्थ होगा शिष्य, वाकिफ। वाकिफ का अर्थ होगा परिचित।
परिचित। ठीक है, कुतर्क का अर्थ क्या हुआ? अनुचित तर्क, शागिर्द, शिष्य, वाकिफ, परिचित। इसके बाद है पेज नंबर 24, इसमें आया कगार। कगार का अर्थ हो गया किनारा। कगार का अर्थ हो गया किनारा। फिर प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य। राहत कोष। राहत कोष का अर्थ क्या होगा? राहत के लिए एकत्र किया गया धन। ठीक है, फिर है विषप। विषप का अर्थ होता है पादरी। अब देखिए कगार का अर्थ क्या हुआ? किनारा। प्रयोजन, उद्देश्य, राहत कोष का अर्थ हुआ राहत के लिए एकत्र किया गया धन। विषप, विषप का अर्थ हो गया पादरी। आप पेज नंबर 25 की ओर देख लें एक बार। इसका जो है पहला है मान्यता। मान्यता का अर्थ होगा सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति। ठीक है, दूसरा है मुकाबिल। मुकाबिल का अर्थ होगा बराबर। मुकाबिल का अर्थ हो गया बराबर। माकूल। माकूल का अर्थ हो गया उचित। मलाल। मलाल का अर्थ हुआ दुख। ठीक है, इस प्रकार हमने आज ये पाठ हमारा पूरा हो गया। इसके शब्दार्थ, जो भी कठिन शब्द आए उनके अर्थ हमने देख लिए। अब आप इसके प्रश्नोत्तर करें और इस पाठ को अच्छे से वापस से एक बार इसको पढ़ें और इसके जो शब्द हैं उनके अर्थों को समझें और इसके प्रश्नोत्तर करें। धन्यवाद।